आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं कक्षा 11 इतिहास का तीसरा चैप्टर लेकर आया हूं और तीसरे चैप्टर का यह तीसरा पार्ट है। और इसी पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और यह बहुत ही छोटा पार्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा इस पार्ट में। जैसा कि हमने तीसरे चैप्टर में यायावर साम्राज्य, तीसरा चैप्टर है जो कक्षा 11 का, इसमें हमने मंगोलों के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास किया। हमने मंगोलों का इतिहास जाना और मंगोलों के इतिहास में किस तरह से चंगेज खान का उदय हुआ उसके बारे में जाना। चंगेज खान कौन था, यह प्रश्न था। तो चंगेज खान के विषय में हमने बताया कि वह किस तरह का शासक था, किस तरह का योद्धा था। वह इतिहास का सबसे दुर्दांत योद्धा था, मानवता का सबसे बड़ा शत्रु था। वह अपने राज्य का, अपने साम्राज्य का विस्तार करने में, अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लाखों करोड़ों लोगों का रक्त बहाया। वह इस तरह का सैनिक था, वह इस तरह का योद्धा था कि वह अपने धरती को खून से, रक्त से लाल कर दिया था। वह जिस भी राज्य पर आक्रमण करता था उस राज्य का वह संपूर्ण विनाश कर देता था, वहां के लोगों को मौत के घाट उतार देता था। और जो पुरुष वर्ग के लोग थे उनको तो मौत के घाट उतार देता था, परंतु जो महिला वर्ग, स्त्री वर्ग की जो महिलाएं होती थी या जो लड़कियां होती थी, वह उनका खुद शोषण करता था और अपने सैनिकों के द्वारा भी शोषण करता था। चंगेज खान की बहु पत्नियां थी। पत्नियां तो इतनी थी कि उसकी गिनती नहीं की जा सकती। आज भी ऐसा माना जाता है कि चंगेज खान के 2 से 3 करोड़ लोग, चंगेज खान के वंशज के 2 से 3 करोड़ लोग आज भी मंगोल और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो चंगेज खान के विषय में हमने बताया कि चंगेज खान ने किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार करने में, जैसे 1220 ईस्वी में निशापुर में जब वह आक्रमण किया तो वहां उसने 7,47,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अर्थात उस नगर को वह पूरी तरह से पुरुष विहीन कर दिया था। उसके बाद फिर हमने आगे बताया कि 1222 ईस्वी में भी उसने हिरात में आक्रमण किया था। वहां पर उसने 16 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। चंगेज खान तो फिर भी चंगेज खान ही था, लेकिन उसके वंशज उससे भी अधिक विनाशकारी थे। हमने बताया था कि चंगेज खान के वंशजों ने किस तरह से विस्तारवादी नीति को अपनाया और अपने साम्राज्य को रूस के स्टेपी प्रदेश, पोलैंड, हंगरी, कीव इत्यादि क्षेत्रों में, इधर मध्य एशिया में ईरान, इराक, चीन, बगदाद, सीरिया इत्यादि देशों तक अपने साम्राज्य को फैलाया और अपने साम्राज्य को विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। और इस साम्राज्य विस्तार में चंगेज खान के वंशज जो थे, चंगेज खान के वंशजों ने भी करोड़ों लोगों की रक्त बहाई थी। तो चलिए, आज का प्रश्न है चंगेज खान की सैनिक व्यवस्था। चूंकि चंगेज खान एक क्रूर शासक था तो उसकी सैनिक व्यवस्था किस तरह की रही होगी, हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसा हमने पहले पार्ट में बताया था कि मंगोलियाई लोग बहुत सीधे साधे थे, परंतु जब चंगेज खान का उदय हुआ तो चंगेज खान ने मंगोलियाई लोगों को हथियारबंद सैनिक के रूप में तब्दील कर दिया, एक खूंखार जनजाति बना दिया। तो हम पहला प्रश्न है, हम उसी पे चर्चा करेंगे कि चंगेज खान की सैनिक व्यवस्था किस तरह की रही होगी। चूंकि वह एक क्रूर शासक था तो उसकी सैनिक व्यवस्था भी बहुत विशिष्ट पद्धति वाली होगी, तभी तो वह इतने बड़े साम्राज्य को अपने नियंत्रण में रखता था, इतने बड़े साम्राज्य, अपने साम्राज्य का इतने बड़े क्षेत्रों में विस्तार कर पाया। तो उसकी सैनिक व्यवस्था के विषय में जानना बहुत जरूरी है।
तो प्रश्न है कि चंगेज खान की सैनिक व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न है चंगेज खान की सैनिक व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चंगेज खान की हेडिंग डाल लीजिए, चंगेज खान की सैनिक व्यवस्था। चंगेज खान की सैनिक व्यवस्था। चंगेज खान की सैनिक व्यवस्था में हमने बताया अभी कि चंगेज खान चूंकि मंगोलियाई लोग, यायावरी लोग थे, यायावरी साम्राज्य से आते थे, उनका जो प्रकृति थी, उनकी जो प्रकृति थी वह प्राय घुमक्कड़ थी। हमने बताया था यायावर साम्राज्य के विषय में कि यायावर लोग कैसे थे, यायावर समाज के विषय में हमने बताया था। तो यह प्राय घुमक्कड़ी प्रकृति के होते थे। तो चंगेज खान ने क्या किया था, हेडिंग डाल लीजिए चंगेज खान की सैनिक व्यवस्था। उसके बाद लिखिए कि चंगेज खान की सैनिक व्यवस्था में लिखिए आगे कि मंगोलों और अन्य यायावरी समाज के प्रत्येक लोग हथियारबंद होते थे। प्रत्येक लोग हथियारबंद होते थे। ध्यान दीजिएगा कि हमने बताया था कि मंगोलियाई लोग और जो यायावरी समाज के लोग थे वे बड़े सीधे साधे प्रकृति के थे। उनकी प्राय घुमक्कड़ प्रकृति के थे। वह इधर उधर घूमते फिरते रहते थे और उनका कोई स्थायी निवास नहीं था। ठीक है, मगर चंगेज खान ने क्या किया कि इन घुमक्कड़ लोगों की जो प्रकृति थी, यायावरी साम्राज्य की जो प्रथा थी, उसको समाप्त कर दिया और मंगोल और तथा अन्य यायावरी समाज के लोगों को एकीकृत कर दिया, इकट्ठा कर दिया और इन्हीं मंगोलों और अन्य यायावरी समाज के जो प्रत्येक लोग थे उन्हें सैनिक में तब्दील कर दिया। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि प्रत्येक लोग हथियारबंद होते थे, प्रत्येक लोगों के हाथों में हथियार दे दिया। उसके बाद जब आगे लिखिए, जब कभी आवश्यकता पड़ती थी, जब कभी आवश्यकता पड़ती थी तो इन्हीं लोगों को सेना में शामिल कर लिया जाता था। ठीक है, इन्हीं लोगों को जब कभी आवश्यकता पड़ती थी तो इन्हीं लोगों को सेना में शामिल कर लिया जाता था। उसके बाद चंगेज खान की सैनिक प्रणाली दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है, चंगेज खान की यहां लिख लीजिए कि चंगेज खान की सैनिक प्रणाली दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, जो 10, 100, 1000, 10,000,
इकाई में विभक्त थी, इकाई में विभक्त थी। ठीक है, जो 10, 100, 1000, 10,000 इकाई में विभक्त थी। इसके आगे दिखाई देगा, हाँ 2 लाइन और लिखा जा सकता है। तो आगे देखिए, सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी सैनिक टुकड़ी टुकड़ी 10,000 की थी। जिसे तुमन कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद कल पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो नवीन सैनिक प्रणाली होती थी उसे नोयान कहा जाता था और वह चंगेज खान के 4 पुत्रों के अधीन था। चंगेज खान की सैनिक व्यवस्था में हमने पढ़ा कि मंगोलों और अन्य यायावरी समाज के प्रत्येक लोग हथियारबंद होते थे। क्योंकि चंगेज खान ने यायावरी लोग को खूंखार समाज में विभाजित कर दिया था। मंगोलों और यायावरी लोगों को एकीकृत करके इनको खूंखार बना दिया था। तो प्रत्येक समाज के जो प्रत्येक लोग थे वे हथियारबंद होते गए। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक वयस्क व्यक्ति के, प्रत्येक जवान व्यक्ति के हाथ में हथियार आ गए। ठीक है, और जब कभी आवश्यकता पड़ती थी तो इन्हीं लोगों को सेना में शामिल कर लिया जाता था। जब कभी आवश्यकता पड़ती थी तो इन्हीं लोगों को सेना में शामिल कर लिया जाता था। चूंकि यह पहले से ही खूंखार थे, इनकी ट्रेनिंग बहुत कठिन होती थी। हाँ, उसके बाद चंगेज खान की सैनिक प्रणाली दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। छोटी छोटी टुकड़ियां होती थी जिनमें 10, 100, 1000, 10,000 इकाई में विभक्त थी। जो बहुत बड़ी सैनिक टुकड़ियां नहीं होती थी, छोटे छोटे सैनिक टुकड़ियां होते थे जो 10 की संख्या में बटे हुए थे, 100 की संख्या में 1000 और 10,000 की इकाई में विभक्त होते थे। सबसे बड़ी सैनिक टुकड़ी 10,000 की थी जिसे तुमन कहा जाता था। ठीक है, यह प्रश्न आपका लघुत्तरी में पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे कि चंगेज खान के उपरांत मंगोल। हमने अभी कुछ समय पहले ही बताया कि चंगेज खान, फिर भी चंगेज खान था, उसके वंशज इससे भी खूंखार थे। चंगेज खान के स्वप्नों को उसके वंशज के लोगों ने ही सार्थक किया था, क्योंकि चंगेज खान का स्वप्न था संपूर्ण विश्व पर अपना आधिपत्य, और वह अपने स्वप्न को पूरा नहीं कर पाया। उसका कारण था कि वो उसका अधिकांश जीवन मंगोलियाई लोगों का महानेता बनने में और अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतने में ही उसका संपूर्ण जीवन बीत गया। अब उसके बाद अब हम अगला जो प्रश्न है, चंगेज खान के उपरांत मंगोल, या आपके जानने की दृष्टि से है, यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमने उन प्रश्नों पर दूसरे पार्ट में चर्चा कर लिया था। ठीक है, तो चंगेज खान के उपरांत मंगोल, हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, चंगेज खान के उपरांत मंगोल, इसमें लिखिए चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य को
मंगोल साम्राज्य को दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं। विभाजित कर सकते हैं। ठीक है। चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य को दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण 1236 से 1242 ईस्वी तक था। इस दौरान मंगोलों ने रूस के स्टेपी प्रदेश पोलैंड कीव तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये पहला चरण था। पहले चरण में 1236 से 42 ईस्वी तक इस दौरान मंगोलों ने रूस के स्टेपी प्रदेश पोलैंड, कीव तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की। उसके बाद दूसरा चरण 1255 से 1300 ईस्वी तक था। इस दौरान मंगोलों ने चीन, ईरान, इराक व सीरिया पर सफलता प्राप्त की। ठीक है, यह दोनों चरण है कि चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य को दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण जो कि 1236 से 42 ईस्वी तक था। इस दौरान मंगोलों ने रूस के स्टेपी प्रदेश पोलैंड, कीव तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की। उसके बाद दूसरा चरण 1255 से 1300 ईस्वी तक था। इस दौरान मंगोलों ने चीन, ईरान, इराक व सीरिया पर सफलता प्राप्त की। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे एक प्रश्न है जो बहुविकल्पी में पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम चंगेज खान की आर्थिक व्यवस्था के विषय में चर्चा करेंगे। और उसके बाद आधुनिक मंगोल साम्राज्य की स्थापना के विषय में, आधुनिक मंगोल राष्ट्र की स्थापना के विषय में चर्चा करेंगे। और यही लास्ट प्रश्न रहेगा। यहीं पर यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है कि मंगोलों ने, प्रश्न लिख लीजिए कि मंगोलों ने समस्त चीन को कब जीत लिया था? मंगोलों ने संपूर्ण चीन पर
कब अपना विजय का परचम लहराया था या संपूर्ण चीन को कब जीता था? तो उत्तर में लिखिए, मंगोलों ने समस्त चीन को 1279 ईस्वी में जीत लिया था। ठीक है, मंगोलों ने समस्त चीन को 1279 ईस्वी में जीत लिया था। यह आपका प्रश्न हो गया। अब अगला जो पॉइंट है, मंगोलों की आर्थिक व्यवस्था। मंगोल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। मतलब चूंकि मंगोल एक बड़ा साम्राज्य हो गया था, चंगेज खान और उसके वंशज के लोगों ने मंगोल साम्राज्य को मध्यकालीन इतिहास का विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया था। तो इतने बड़े साम्राज्य का संचालन करने के लिए मुद्राओं की आवश्यकता पड़ेगी, रुपया पैसा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को संचालित करने में आपको सैनिकों को भी वेतन देना पड़ता होगा, अधिकारियों को भी वेतन देना पड़ता होगा, और बाकी साजो सामान का रख रखाव के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ती होगी। तो इतने बड़े साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि चंगेज खान की आर्थिक व्यवस्था में दो तरह के कर का उल्लेख मिलता है। वह दोनों कर कैसे हैं, कौन से हैं? ठीक है, लिखिए, मंगोल के लोगों ने स्वेच्छा से कुबकुर नामक कर देते थे। ठीक है, मंगोल के लोगों ने स्वेच्छा से कुबकुर नामक कर देते थे। कुबकुर नामक कर क्या है या कैसा कर है? तो यह पशुओं का 10वां हिस्सा है। आगे लिख लीजिए, जो पशुओं का 10वां हिस्सा होता था। मंगोल साम्राज्य के जो घोड़े होते थे वह बड़े कीमती होते थे। सब शक्तिशाली घोड़ों में मंगोल साम्राज्य के घोड़े शामिल थे। तो मंगोल साम्राज्य के लोग जो थे वह पशुओं का 10वां हिस्सा कुबकुर नामक कर के रूप में मंगोल साम्राज्य को देते थे। उसके बाद व्यापारी वर्ग के लोग अपनी सुविधा और सुरक्षा के लिए बाज नामक कर देते थे। बाज नामक कर देते थे, जिसका अर्थ होता है
अर्थ है कि वे मंगोल सत्ता को स्वीकार करते हैं। वे मंगोल सत्ता को स्वीकार करते थे। ठीक है, इतना आपके लिए महत्वपूर्ण था। इसे आप लोग नोट कर लीजिए कि मंगोल साम्राज्य में दो तरह के कर का प्रचलन था। एक कुबकुर जो कि पशुओं का 10वां हिस्सा होता था, और दूसरा बाज नामक कर था, जिसका अर्थ है कि मंगोल सत्ता को स्वीकार करते थे कौन? व्यापारी वर्ग के लोग। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब आज का आखिरी प्रश्न है, आधुनिक मंगोल राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। आधुनिक मंगोल राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? यह प्रश्न है, या इस तरह का भी प्रश्न बन सकता है कि मंगोलियाई गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? ये दोनों प्रश्न आप लिख लीजिए। इसका दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा कि आधुनिक मंगोल राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, या फिर मंगोलियाई गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, यहीं पर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। हेडिंग डाल लीजिए, आधुनिक मंगोल राष्ट्र की आधुनिक मंगोल राष्ट्र की स्थापना। इसमें लिखिए, चूंकि मंगोल, हमने अभी बताया कि चंगेज खान के समय में रूस का जो स्टेपी प्रदेश था वह मंगोलों के नियंत्रण में था। उसके बाद जब मंगोलों की शक्ति क्षीण हुई, कमजोर हुई, तो रूसी शासकों ने मंगोलों को अपने कब्जे में ले लिया था। हाँ, तो उत्तर में लिखिए, दशकों बाद रूसी नियंत्रण के बाद मंगोल एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, मंगोल गणराज्य की स्थापना मंगोल गणराज्य की स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मंगोल गणराज्य की स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था। आश्चर्य की बात है कि आधुनिक मंगोल गणराज्य में भी चंगेज खान को एक महान राष्ट्र नायक के रूप में मंगोल राष्ट्र के लोगों ने स्वीकार किया है। उनका मानना है कि चंगेज खान हमारे लिए आराध्य हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि चंगेज खान एक क्रूर शासक था, और इतना क्रूर था कि वह लोगों के रक्त का प्यासा था, और
ऐसे व्यक्ति को, ऐसे राजा को, योद्धा को मंगोल जो कि आधुनिक युग में, आधुनिक समय में मंगोल एक राष्ट्र बना और इस राष्ट्र की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आधुनिक समय में भी मंगोल राष्ट्र के लोग, मंगोल देश के लोग चंगेज खान को महान राष्ट्र नायक के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें अपना आराध्य मानते हैं, और उन्हें अपना आराध्य मानते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। ठीक है, तो हमने मंगोल साम्राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों पर चर्चा किया। ठीक है, अगर कोई प्रश्न छूटा होगा, देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न पे चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि उसको करने में बहुत समय लगेगा, या फिर प्रश्न लिखने के बाद उत्तर हम बोल सकते हैं, लेकिन वह अच्छा नहीं होगा। उसे आप किताब से या गाइड से लिख लीजिएगा। बाकी जितने भी प्रश्न हैं महत्वपूर्ण, हमने उन सभी प्रश्नों पर चर्चा किया। यहां से कोई प्रश्न छूटा नहीं होगा। हमने चंगेज खान से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, कुछ प्रश्न तो ऐसे थे जो आपकी किताब में, आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, फिर भी हमने उन प्रश्नों पर चर्चा किया ताकि भविष्य में भी आपको अगर चंगेज खान से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो उसका उत्तर आप आसानी से दे सके। अगर कोई प्रश्न छूटा होगा, अगर आप लोगों को लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर बताना जरूरी था, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम वहीं पर उसका उत्तर देंगे। धन्यवाद।